हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स बाय सृष्टि। हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी क्लास 12 टी.एस. गरवाल बुक का चैप्टर 7 जॉइंट इशू ऑफ शेयर्स 2023 एडिशंस का। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ में नेक्स्ट वीडियो से हम इसके सारे न्यूमेरिकल्स के कंप्लीट सॉल्यूशंस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी टर्म की। किसकी? कंपनी टर्म। इस टर्म की बात करते हैं तो इस टर्म में अगर सबसे पहले जो हमारा कंपनी होता है, अगर उसकी लैंग्वेज में बोले, एज अ अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोले, तो कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, बट इन द आइज ऑफ लॉ। ओके, मतलब कंपनी क्या है? एक तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन होती है। किसकी लैंग्वेज में, किसकी आइज ऑफ, किसके बेसिस पर? इन द आइज ऑफ लॉ, हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद द परमिचुअल सेंसेशन एंड द कॉमन सील। ये एक डिफिनीशन होती है हमारी कंपनीज की। लेकिन बात करते हैं, अगर हम इसे अगर लैंग्वेज में समझाते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका स्कूल है। स्कूल इज नॉट एन कंपनी, बट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल। जैसे आपको एक फीस रिसिप्ट मिलती है, तो उसमें क्या होता है, जो स्कूल का जो लास्ट का जो फीस रिसिप्ट में आपको एक यहाँ पर ब्लॉक टाइप का होता है, उसमें आपको मोस्टली क्या होता है, स्कूल वाले अपना स्टैम्प लगा के देते हैं, अपने नाम का स्टैंप लगा के देते हैं। तो वो क्या रीज़न होता है? वहाँ पर कभी भी आप देखोगे तो वो जो स्टैंप होता है वो आपके स्कूल के नाम का होता है, ना कि उस पर्सन के नाम का, जो उस स्कूल का ओनर होगा या फिर कोई मतलब उस स्कूल का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। वहाँ पे जो साइन होता है वो एक ऑथराइज सिग्नेटरी होती है, लेकिन जो कंपनी होती है वो भी सेम एज यही फॉलो करती है। मतलब अगर एग्जाम्पल मैंने लिया था स्कूल का, यही सेम एज कंपनी भी यही करती है कि कभी भी आप जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं, हम उसके नाम को समझते हैं कि हाँ, जैसे जियो कंपनी है तो जियो कंपनी में भी यही फॉलो होता है कि आप क्या करोगे, आपको अगर कुछ जियो कंपनी के नाम पे लेटर भेजना है या आपको कुछ पॉइंट है, तो आप वहां पर क्या करोगे, आप उस जगह पर साइन एक तरीके से देखोगे कि किसी ऑथराइज सिग्नेटरी होगी, लेकिन उस जगह पर आप ये फील करोगे कि हाँ, कंपनी कहीं ना कहीं उस जियो के नाम से चल रही है। ओके, अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करते हैं कि कितने टाइप के हमारे कंपनीज होती है, काइंड ऑफ कंपनीज। तो काइंड ऑफ कंपनीज जो होती हैं वो प्रेजेंट 3 टाइप की होती हैं। पहला जो है वो हमारा आता है ओपीसी, दैट इज 1 पर्सन कंपनी। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हम ये जानते हैं कि इस कंपनी को अगर कोई एक डायरेक्टर है वो भी चला सकता है, और ये सिर्फ 1 पर्सन के लिए बनाई गई है। इसमें जो मिनिमम जो डायरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं 1, और जो मैक्सिमम डायरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं 15। ओके, ये किसकी बात हो रही है? डायरेक्टर्स की। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारी कंपनी होती है वो होती है प्राइवेट लिमिटेड। ओके, प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है, जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं मिनिमम 2, और जो मैक्सिमम डायरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं 200। ओके, ये हमारी बात हो रही है प्राइवेट लिमिटेड की। अब हम थर्ड कंपनी की बात करते हैं, जो होती है पब्लिक, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। उसमें मिनिमम जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं वो 7, और जो मैक्सिमम डायरेक्टर्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। उसका कोई भी एक लिमिट नहीं होती। इसके सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, हमारे कौन कितने होते हैं? मैक्सिमम हमारे अनलिमिटेड डायरेक्टर्स होते हैं। जनरली हमारा जो 2013 के पहले हम जब कंपनी एक्ट को फॉलो करते थे 1956 में, उस टाइम पर हमारे सिर्फ दो ही टाइप की कंपनीज होती थी, प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड। बट आफ्टर जो अमेंडमेंट हुआ है 2013, उस टाइम पर हमारे ओपीसी को भी ऐड कर दिया गया है 1 पर्सन कंपनी, क्योंकि आज की सिचुएशंस देखी जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के पास इतना पैसा है कि वो चाहे तो एक इन्वेस्टमेंट कर सकता है बाय द 1 पर्सन। ओके, इसलिए इसे ऐड किया गया है। अब इसके बाद हम ये जानते हैं कि हमारे टाइप ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो जो हमारे टाइप ऑफ शेयर्स हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है प्रेफरेंस शेयर्स, और जो दूसरा होता है वो हमारा होता है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, इसकी बात करते हैं तो हम ये समझते हैं
प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड आइदर बी फिक्स्ड और अमाउंट कैलकुलेटेड एट द फिक्स रेट. ओके, डिविडेंड आइदर बी फिक्स्ड और amount calculated at a fixed rate. प्रेफरेंस शेयर को अगर हम वर्ड में देखें, प्रेफरेंस, इसका मतलब ही यही होता है कि आप क्या कर रहे हो, पहले प्रेफरेंस दे रहे हो इन लोगों को. मतलब कि कंपनी हमेशा क्या करती है, इनके लिए एक फिक्स्ड अमाउंट क्लियर, मतलब फिक्स रेट कर देती है, या फिर वो क्या करती है कि आपके लिए एक अमाउंट कैलकुलेट कर देती है इन द फिक्स रेट. और इक्विटी शेयर की बात करते हैं तो इक्विटी शेयर हमारे वो शेयर्स होते हैं, दो शेयर्स विच कैरी मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड. ठीक है, मतलब विच कैरी maximum risk and rewards. Okay, मैं थ्योरी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर बच्चा, हर स्टूडेंट्स क्या करता है, अपनी बुक से पढ़ सकता है, समझ सकता है. इसलिए मैं बेसिक और बहुत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें ही जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बहुत ज़्यादा अगर हम इन सब चीज़ों में जाएंगे तो हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हमारा करना वो मेन फोकस है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करी इक्विटी शेयर्स की. इक्विटी शेयर्स क्या करते हैं, उनके पास ज़्यादा रिस्क होता है, जो ज़्यादा, क्योंकि इसमें रेट नहीं फिक्स रहता. आप जब रेट नहीं फिक्स करो तो आपको ज़्यादा सिचुएशन है कि आप प्रॉफिट भी ज़्यादा अर्न कर सकते हो. ठीक है, तो ये बात कर ली हमने टाइप्स ऑफ शेयर्स की. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग शेयर कैपिटल की. शेयर कैपिटल फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, शेयर कैपिटल में कुछ टर्म्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है समझना. सबसे पहला होता है हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल. ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल को हम ये टर्म कह सकते हैं, वो अमाउंट जो मैक्सिमम कैपिटल हमारी डिसाइड हो जाती है पहले से ही कि हम कितना मैक्सिमम कैपिटल अपनी कंपनी के लिए रख सकते हैं, या मैक्सिमम कैपिटल हम अब जो कंपनी इशू कर सकती है. ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑथराइज्ड कैपिटल को हम नॉमिनल भी कहते हैं और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर वो अमाउंट होता है जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम कैपिटल दैट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. ओके, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम ये क्लियरली शो कर देते हैं कि हमारी ऑथराइज कैपिटल क्या होगी और कितनी होगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं इशूड कैपिटल की. इशूड कैपिटल का मतलब क्या होता है, इशूड कैपिटल आर दोज कैपिटल अमाउंट विच कंपनी इशूड करती है एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन. ठीक है, मतलब कि कंपनी कितना इशू करती है एट द प्रेजेंट टाइम. ठीक है, दैट अमाउंट, इशूड अमाउंट, that amount which company issued subscription time. ओके, जो थर्ड पॉइंट होता है वो हमारा होता है सब्सक्राइब कैपिटल. सब्सक्राइब कैपिटल कौन से कैपिटल्स होते हैं, वो कैपिटल होते हैं जो कंपनी क्या करती है, सब्सक्राइब करती है. मतलब कि हम ये मान लेते हैं दैट, अगर इसकी लैंग्वेज बोलें, दैट अमाउंट हैज बीन सब्सक्राइब्ड. जैसे हम ये समझते हैं कि कंपनी को अगर सपोज करिए, यहाँ पर मानते हैं कि कंपनी ये पहले से समझ लेती है कि कंपनी को पता है कि आगे हमें कितना अमाउंट मिल सकता है या फिर हमें मिलने वाला है या मिल चुका है, उसकी हम बात करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल की. ठीक है, हमने यहाँ पर बात कर ली तीनों टर्म्स की. सबसे पहला जो हमारा टर्म था वो अथराइज था, दैट मैक्सिमम अमाउंट जो रजिस्टर होता है, मैक्सिमम कैपिटल जो डिसाइड कर लेती है कंपनी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कि हम ये इतना अपनी कंपनी में कैपिटल रखेंगे. नेक्स्ट होता है इशूड कैपिटल, वो अमाउंट होता है जो कंपनी इशू करती है
एट द टाइम प्रेजेंट सब्सक्रिप्शन के लिए। फिर दूसरा क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल, वो अमाउंट होता है जो कंपनी को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि हम इशू कर रहे हैं तो हमें इतना मिल सकता है या मिल चुका है या मिलने वाला है। ओके, यहाँ तक हमने बात कर ली अकाउंटिंग टर्म्स की। ओके, अकाउंटिंग एंट्रीज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ और टर्म्स को समझ लेते हैं, जैसे हमारी फेस वैल्यू। अब ये फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू वो अमाउंट होता है जो कंपनी एक तरीके से डिसाइड करती है कि उनके हर शेयर की वैल्यू कितनी है, मतलब वैल्यू ऑफ ईच शेयर। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, कि अगर हमारा एक शेयर है तो मे भी हो सकता है कंपनी डिसाइड कर ले कि उसके एक शेयर की कीमत 100 रुपये है या 10,000 है या 1000 है। ठीक है, ये कंपनी पर बेस्ड करता है। अब एक और टर्म हम समझते हैं, इशू ऑफ शेयर्स। हमारे जो शेयर्स हैं वो कितने तरीके से इशू होते हैं। अगर बात करते हैं तो पहला जो इशू होता है वो होता है फॉर कैश बेसिस, और दूसरा जो होता है वो होता है कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश। ओके, यहां पर बात होती है, मतलब कैश का मतलब सिंपल है कि हमने कैश में इशू कर दिया। कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब है कि इशू करते टाइम या अगेंस्ट में हम बिल्डिंग भी दे सकते हैं, हम कोई एसेट भी दे सकते हैं, हम कोई मशीनरी भी दे सकते हैं। वो बेसिकली डिपेंड होता है उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से कि हम क्या इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो तरीके से शेयर इशू होते हैं, फॉर द कैश एंड सेकेंड वन इज द कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब बात करते हैं हम अगर कैश में, तो कैश में भी दो तरीके होते हैं कि किस तरीके से इशू होते हैं। एक होता है इन लमसम बेसिस, और जो होता है सेकेंड होता है इन इंस्टॉलमेंट बेसिस। लमसम का मतलब होता है कि एक साथ। ओके, मतलब एक साथ का मतलब वन टाइम, जैसे 100 है तो हमने पूरा पैसा एक साथ 100 रुपीज दे दिया। एक शेयर की वैल्यू 100 थी तो हमने प्रेजेंट टाइम में ही 100 रुपए दे करके उसे क्लियर आउट कर दिया कि हमारे शेयर मेरे पास पूरे हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं इन इंस्टॉलमेंट, कि हमारे जैसे एक शेयर की वैल्यू क्या थी, 100 थी, हमने उस 100 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? जैसे 4 पार्ट में। एक पहला हमने क्या किया, एप्लीकेशन मनी पे करी 25, फिर हमने अलॉटमेंट मनी पे करी 25, फिर हमने फर्स्ट कॉल पे करी 25, और सेकंड हमने करी सेकंड कॉल 25। ये हमारे पार्ट होते हैं। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, अमाउंट को पे कर दिया। ओके, यहां तक हम बात कर ली है हमने कि हमारे किस तरीके से अमाउंट पे होते हैं। अब हम एंट्री की बात करते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज बात करते हैं इन लमसम। लमसम में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एक साथ अमाउंट हो रहा है। दैट मीन कि अगर एक शेयर की वैल्यू 100 है तो हमने क्या किया, एक साथ ही 100 इक्वल टू 100 पे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल एंट्री होगी हमारी, एक ही एंट्री होती है, बहुत ज़्यादा एंट्रीज नहीं होती क्योंकि आपने पेमेंट पूरा एक साथ कर दिया। पर यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे आपका स्कूल है, इसको शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका जैसे स्कूल है, आपने क्या कर दिया, पूरे साल की फीस एक साथ डिपॉजिट कर दी। ठीक है, मतलब एडमिशन से लेकर के पूरे साल की फीस। तो पहले अच्छा, एडमिशन लेने से पहले अगर सोचते हैं कि आपकी फैमिली वालों ने स्कूल को देखा होगा, स्कूल की बिल्डिंग को देखा होगा, उन्हें एटमॉस्फेयर चेक किया होगा, फिर उन्होंने डिसाइड किया होगा कि हाँ हमें इस स्कूल में एडमिशन कराना है। उन्होंने प्रॉस्पेक्टस भी चेक किया होगा, हर चीज़ को देखने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया होगा कि हाँ हमें एडमिशन इस स्कूल में कराना है। तो क्या हुआ कि जब आप एडमिशन कराते हो तो सबसे पहले आप क्या लेते हो, एक एडमिशन फॉर्म लेते हो। तो पहले आप स्कूल में एडमिशन, मतलब आपका स्टूडेंट, आपका जो बच्चा है वो स्कूल में बैठने से पहले क्या करता है, पहले एक एडमिशन फॉर्म भरा जाता है, पेरेंट्स भरते हैं। तो मतलब स्कूल के पास पहले एक अमाउंट आता है। सेम एज कंपनी का भी रूल होता है कि अगर आपको शेयर परचेज करना है तो आप क्या कर रहे हो, पहले जा करके उस कंपनी का प्रोस्पेक्टस चेक करोगे कि हाँ हमें इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, वो कंपनी मेरे अमाउंट को कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट अर्न होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ों को चेक करने के बाद ही आप इन्वेस्ट करोगे। तो पहले क्या करोगे, आप कंपनी को अप्लाई करोगे कि हाँ मुझे इस शेयर में इंटरेस्ट है और मैं यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ। तो पहले कंपनी के पास पैसा आया और हमने ऑलरेडी नॉमिनल का जो रूल था हमारा, क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि डेबिट मतलब ऑल द एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, और पर्सनल का रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। पहला क्या है, पर्सनल का देखते हैं, डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर यहाँ पे कंपनी हुई, तो पहले तो उसके पास पैसा आ रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप चाहो तो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट भी कर सकते हो, पूरा कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरीके से एंट्री पास करेंगे। ठीक, और नरेशन लिखेंगे हम यहाँ पर बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट अमाउंट मिलने के बाद अब क्या होगा, कंपनी आपको आपका जो अमाउंट है उसे ट्रांसफर करके शेयर कैपिटल आपको बॉन्ड, मतलब आपका क्लियर हो जाता है कि ये आपका शेयर आपकी हुआ, मतलब ये जो शेयर था वो आपका हुआ। तो यहां पर क्या एंट्री बनेगी हमारी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being application money transferred to share capital। ओके, और अमाउंट हमारा वही 100 होगा जिस तरीके से अभी हमने किया था, 100 अगेन 100 एंड 100। ओके, डेबिट और क्रेडिट बोथ में हमारा क्या आ जाएगा, 100 रुपीज़। आपका फॉर्मेट आपको पता होगा कि क्या लगता है, जर्नल ही लगता है, जिसका फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और डेबिट और क्रेडिट। ओके, यहाँ तक हमने यहाँ बात कर ली हमारी इन लमसम की अकाउंटिंग एंट्री की। अब बात करते हैं इन इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट में मैंने आपको बताया कि इन इंस्टॉलमेंट कि अगर 100 शेयर है, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो आप क्या कर रहे हो, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, 4 पार्ट में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन हो गया, ये अलॉटमेंट हो गया, ये फर्स्ट कॉल हो गया, और ये हमने बताया सेकेंड कॉल। इस तरीके से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। अब बात करते हैं, सबसे पहले हमारी एंट्री क्या बनेगी। जैसे स्कूल के पास पैसा आता है एज अ एप्लीकेशन फॉर्म का पैसा आता है, सेम एज कंपनी के पास भी आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट हमारा 25 आ जाएगा, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू हमें पहले क्या मिल रही, 25 मिल रही है। तो यहाँ पर कितना है, 25। यहाँ पे अगेन वही एंट्री हमारी बन जाएगा, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने के बाद हमारी सीट कंफर्म हो जाती है। जैसे सेम स्कूल में सेम एज यहाँ पर भी हमारी क्लियर हो गया कि हमारे शेयर कंफर्म हो गए। तो यहाँ पर क्या आएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आ जाएगा, 25 और 25, और यहाँ पर हमारा नरेशन आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। ओके, ये बात हुई हमारी पहले, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन की। अब बात करते हैं हम अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में हमारी क्या एंट्री बनेगी, शेयर। बस अब यहाँ पे सिर्फ कुछ चेंज होता है कि पहले हमने पैसा डिपॉजिट किया था फॉर्म का, जैसे शेयर अप्लाई करने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, पहले पैसा भेजा। अब यहाँ पर जैसे आपकी फीस ड्यू होती है तो स्कूल आपको इन्फॉर्म करता है कि आपकी फीस ड्यू है, फिर आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो। मतलब आप पहले ड्यू होने से पहले अमाउंट पे नहीं करते हो, तभी तो इंस्टॉलमेंट हुआ ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ड्यू करेंगे। तो ड्यू की एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर अलॉटमेंट, सेम एज होगी, बस यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट फिर से 25 आएगा, क्योंकि 25 वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही नरेशन हो जाएगा हमारा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या बन जाएगी,
बैंक, अब उसका अमाउंट आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट अकाउंट कितना आ जाएगा 25 और 25। ठीक है, ये हमारी एंट्री बनी इसकी अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट के बाद हम फर्स्ट कॉल की बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉल में भी हमें 25 पे करना था और सेकेंड कॉल में भी 25 पे करना था। तो फर्स्ट कॉल की भी सेम एज एंट्री बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 25 और 25 बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। और फिर पैसा जब आएगा कंपनी को रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा 25 और 25। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा नरेशन, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। ठीक, यहाँ पर बात करते हैं इसकी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब फर्स्ट कॉल की हो गई तो सेकेंड कॉल की आ जाएगी। सेकेंड कॉल में क्या हो जाएगा, फिर से शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अमाउंट आएगा 25, क्योंकि फिर से 25 इंस्टॉलमेंट हुआ है, पेमेंट हुई है, और बीइंग मतलब ड्यू हो रहा है, बीइंग शेयर सेकेंड कॉल अमाउंट ड्यू। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। अमाउंट कितना आ जाएगा 25 और 25, नरेशन बीइंग शेयर सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड। ओके, यहाँ तक हमने बात कर ली एंट्रीज की। अब नेक्स्ट वीडियो से हम न्यूमेरिकल्स में आएंगे, फिर हम बैलेंस शीट को एक्सप्लेन करेंगे। बाकी आप पूरा वीडियो देखिए, अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए। थैंक यू सो मच।